हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम मयंक है। मैं आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हूं और विद्या मंदिर क्लासेस में केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। अच्छा दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, आइए फटाफट देख लेते हैं। टॉपिक की लिस्ट देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज हम। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये दोनों। पहला टॉपिक है डाइपोल मोमेंट और दूसरा है फजान्स रूल, है ना। दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो आइए इनको फटाफट देखते हैं। चलिए, सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे हेडिंग डालूंगा और फिर उस हेडिंग को मैं आपको समझाता हूँ। हेडिंग लिखिए, आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। ये आज का टॉपिक है। अरे अभी तो आपने बोला डाइपोल मोमेंट एंड फजान्स रूल, अभी बताता हूँ। टॉपिक का नाम डालिए आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड एंड अगला क्या है, कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। बेसिकली ये दो टॉपिक्स हैं जो हमें आज पढ़ने हैं। जो लेफ्ट वाला टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज बेसिकली योर डाइपोल मोमेंट। ये आपका टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। एंड कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, जो दूसरी तरफ दिख रहा है आपको, दैट इज फजान्स रूल। अब ये क्या चीज है, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा ये क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज समझ आनी चाहिए कि हमारे पास अभी तक हमने कौन कौन से बॉन्ड पढ़े हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। अभी मैं यहां पे एक एक करके वो लिस्ट डाउन करता हूं। For example, in a pure covalent bond, in a pure covalent bond, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है? प्योर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि दैट देयर इज 100% शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 100% शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो एक प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे दिखता है और उसमें क्या चीजें होती हैं, आइए देखते हैं। जैसे प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होता है दो हाइड्रोजन के बीच में, एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, दूसरे हाइड्रोजन का भी s ऑर्बिटल है। ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, तो कुछ पार्ट इनका ओवरलैप हो जाता है। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग फॉर्म में चले जाते हैं। दिस इज अ 1s ओवरलैप, राइट। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आपको पता है दोनों हाइड्रोजन बराबर बराबर शेयर कर रहे हैं। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। दोनों एटम्स की दोनों हाइड्रोजन, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, दोनों बराबर के लालची हैं। ठीक है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। बीच का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बराबर बराबर शेयर हो रहा है। बराबर बराबर शेयर होने का मतलब है कि इट इज अ 100% शेयरिंग वाला बॉन्ड, इट इज 100% कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरीके से हाइड्रोजन के बीच में 100% कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, चलिए, अगर मैंने दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड इमेजिन किया, फॉर एग्जांपल एक आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में तो हमने देख लिया कि यार एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, बीच में इलेक्ट्रॉन्स है। किसी एक हाइड्रोजन को अगर देखोगे, क्या वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा? नहीं, बिकॉज दोनों हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। ठीक है, तो कोई चार्जेस नहीं आ रहे इनके ऊपर, कोई भी चार्ज नहीं आ रहा इनके ऊपर। ठीक है, डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, बट एक चीज समझ आनी चाहिए कि कोई भी चार्ज नहीं आ रहा, किसी भी हाइड्रोजन पे कोई भी चार्ज नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए जरा किसी और चीज में डिस्कस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट बॉन्ड बिटवीन, इफ वी हैव बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ये तो बॉन्ड था दो सेम एटम्स के बीच में। अब हम उस केस की बात करने वाले हैं जिसमें बॉन्ड दो अलग अलग एटम्स के बीच में, इफ वी हैव बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। अगर दो अलग अलग एटम्स के बीच में बॉन्ड है, ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं HF में दो अलग अलग एटम्स के बीच में बॉन्ड है। नाउ आई कैन हैव टू काइंड ऑफ सिनेरियोज हियर। आई कैन अज्यूम सीन वन या मेथड वन, इसको एनालाइज करने का फर्स्ट मेथड क्या है,
मेथड 1 कि आई कैन अज्यूम दैट द बॉन्ड इज 100% आयनिक इन नेचर। मान लेते हैं कि बॉन्ड इज 100%, अज्यूमिंग दैट बॉन्ड इज 100% आयनिक इन नेचर। मान लिया बॉन्ड पूरा पूरा आयनिक है। पूरा पूरा आयनिक का मतलब क्या है? आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा लाइक दिस, और वही इलेक्ट्रॉन किसके पास गया होगा? फ्लोरीन के पास। फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खाया होगा और क्या बना दिया होगा? F-। तो अगर आपने 100% आयनिक बॉन्ड यहां पे इमेजिन कर लिया है, अगर आपने यहां पे अज्यूम कर लिया है बॉन्ड 100% आयनिक है, दैट मीन्स यू हैव अज्यूम्ड दैट यू हैव वन H+ आयन। आपके पास एक H+ आयन है और आपके पास एक F- आयन है। यह आप अज्यूम कर चुके हो। आयनिक बॉन्ड्स तो आयन्स के बीच में होता है ना। आई होप आपको बात समझ आ रही हो। ठीक है, इज दिस थिंग ओके? चलो ठीक है। अब इस मेथड में मैंने 100% आयनिक अज्यूम कर लिया है, लेकिन इस मेथड को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं, थ्योरी को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। मैं ये कहूंगा कि देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग विच इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। व्हाट इज पोलराइजेशन बच्चों? पोलराइजेशन क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज to distort the electron cloud of negative ion towards itself। ये क्या लिख दिया? अंग्रेजी तो समझ नहीं आ रही है ना, अंग्रेजी तो समझ नहीं आ रही, समझाओ इसको। चलो समझते हैं। अब देखो, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए बस एक चीज आपको समझ आनी पड़ेगी कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देगा, पोलराइज कर देगा, खींच लेगा। हिंदी में बोलोगे तो खींच लेगा। अब जैसे यहां पे बहुत क्लियर कट समझ आ रहा है, H+ आयन अलग है, F- आयन अलग है। अब ये H+ आयन के पास ना एक पावर है, ठीक है? वो क्या करेगा? इस F- का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये F- का इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको दिख रहा होगा, ये इस F- को इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज करेगा। तो आफ्टर पोलराइजेशन आपको कहानी कैसे दिखेगी? ये रहा आपका H+, ये रहा आपका F-, और F- का क्लाउड थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया है। डिस्टॉर्ट होने का मतलब है, मैं यहां पे आपको समझाता हूं, आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। जैसे ये F- था, ये इसका क्लाउड थोड़ा सा H+ की तरफ बेंट हो गया। अरे सिंपल सी चीज है, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां पे H+ है और फ्लोरीन के पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो H+ क्या करेगा? सिंपल मैथ्स, ठीक है? H+ क्या करेगा? H+ F- के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पोलराइज करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ डिस्टॉर्ट करेगा। ये तीनों एक ही चीजें हैं। अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेना, अपनी तरफ पोलराइज कर लेना, या डिस्टॉर्ट कर लेना। डिस्टॉर्ट मतलब बिगाड़ देना शेप, ठीक है? तो वही तो हुआ है। मेरे ख्याल से आपको सिचुएशन समझ आ रही होगी, फोटो समझ आ गई है, ये फोटो सबको समझ आ गई है, ये फोटो समझ आनी चाहिए, ठीक है? दिस इज वन काइंड ऑफ एनालिसिस दैट आई कैन डू विद HF का ये एक तरीके का एनालिसिस है, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट मेथड 2। जरा यहां पे मेथड 2 की भी बातें कर लेते हैं। पहले मेथड में HF को क्या मान लिया था बच्चों? यहां लिखा हुआ है क्लियरली, HF को आयनिक माना था और उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंड्यूस किया था। आपको समझ आ रहा है? ये ग्रीन सर्कल्ड वाले चीज में देखो, पहले आपने आयनिक माना, आपने आयंस बना दिए, और फिर उसके अंदर शेयरिंग वाली फीलिंग पैदा कर दी। शेयरिंग वाली फीलिंग ही तो पैदा हुई है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में ही तो आ गया। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आ गया थोड़ा। दैट मीन्स वी आर इंड्यूसिंग, इस फोटो को देख के ये भी समझ आ जाता है,
वी आर इंड्यूसिंग, इंड्यूसिंग मतलब क्रिएटिंग कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर का मतलब शेयरिंग कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। हम कोवलेंट कैरेक्टर इंड्यूस कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड के अंदर। मतलब पहले हमने मान लिया कि बॉन्ड इज 100% आयनिक, पहले हमने मान लिया दैट द बॉन्ड बिटवीन HF इज 100% आयनिक, उसको 100% आयनिक मान लिया, और फिर उसमें कोवलेंट कैरेक्टर का मसाला ऐड कर रहे हैं। आयनिक मानते हुए उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ इसका जस्ट उल्टा, मैं मान लेता हूं आई एम अज्यूमिंग दैट द बॉन्ड इज 100% कोवलेंट। यहां पे लिख लो अज्यूमिंग बॉन्ड बिटवीन HF इज 100% कोवलेंट। इसको 100% कोवलेंट मान लिया, ठीक है। 100% कोवलेंट मानने का मतलब है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में ऑब्वियसली एक सिंगल बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रखी है। अज्यूमिंग दैट द बॉन्ड इज 100% कोवलेंट। अब आपको पता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। दैट मीन्स F एटम बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे सबसे ज्यादा लालची है ना, ओवरऑल ऑर्डर सब जानते ही है, FONCl। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो H और F में अपनी तरफ इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कौन खींचेगा अपनी तरफ? लालची कौन है ज्यादा? फ्लोरीन। फ्लोरीन बीइंग मोर लालची मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव will pull shared electron cloud towards itself. फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो आइए जरा इसकी फाइनल पोजीशन देखते हैं। मतलब अभी अगर मैं ऊपर ड्रॉ करूं तो फीलिंग ऐसे आएगी कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीच में है ना। फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के बैठा हुआ है। दैट मीन्स फ्लोरीन के खींचने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गए होंगे? क्लोज टू फ्लोरीन। फ्लोरीन के खींचने के बाद, बिकॉज फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा लालची है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो बेसिकली अगर आप क्लाउड की शेप पे जाओगे तो क्लाउड की शेप ऐसी हो जाएगी, फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड। और ऑब्वियसली अगर फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड होगी तो फ्लोरीन पे पार्शियल चार्ज आ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे डेल्टा नेगेटिव। बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्लोरीन की तरफ शिफ्टेड है तो पार्शियल चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव और फ्लोरीन, एंड पार्शियल चार्ज आएगा डेल्टा प्लस ऑन हाइड्रोजन। एग्रीड? बच्चों आपने किया क्या यहां पे? आपने एक कोवेलेंट बॉन्ड को अज्यूम किया था और उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर को इंड्यूस कर दिया। यू हैव अज्यूम्ड दैट द बॉन्ड इज कोवेलेंट एंड देन उसके अंदर किसका तड़का लगा दिया है? आयनिक बॉन्ड का तड़का लगा दिया है। मतलब कोवेलेंट मॉलिक्यूल के अंदर आयनिक कैरेक्टर डाल दिया है। उसका पिछले वाले का बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ये। इस प्रोसेस के अंदर हमने क्या किया? वी हैव इंड्यूस्ड आयनिक कैरेक्टर। ये चार्जेस इंट्रोड्यूस किए ना, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो वी हैव इंड्यूस्ड आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड। पिछले वाले का बिल्कुल ऑपोजिट। चेक करते हैं, ये था पिछले वाला। इसके अंदर हमने आयनिक अज्यूम किया था और कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इंड्यूस की थी। इसके अंदर हमने कोवेलेंट इंट्रोड्यूस किया, सॉरी कोवेलेंट अज्यूम किया था और उसमें आयनिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया। बेटा जो मेथड 1 था, ये मेथड 1 इट इज बेस्ड ऑन फेजान्स रूल। ये फेजान्स रूल की बात है। एंड दिस मेथड 2 इट इज बेस्ड ऑन डाइपोल मोमेंट। समझ आ रही है बात?
तो पहला मेथड आपका फजान्स रूल है, दूसरा मेथड आपका डाइपोल मोमेंट है। मतलब एक ही कॉइन के दो पार्ट्स हैं ये, फजान्स रूल और डाइपोल मोमेंट। चलो हेड्स एंड टेल्स वाली फीलिंग आ रही है। एनीवेज मैं इसको ना और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे एक डायग्राम है, उस डायग्राम को बनाता हूँ तो आपको थोड़ी फीलिंग और स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है गाइज, एक नंबर लाइन बनाई है मैंने, बड़ी गंदी नंबर लाइन बन गई है, कोई बात नहीं। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन सेज दैट द कैरेक्टर इज 100% आयनिक। इस पॉइंट का मतलब है 100% आयनिक कैरेक्टर, या फिर इसको क्या बोल सकते हो 0% कोवेलेंट कैरेक्टर। राइट वाले पॉइंट को क्या बोलेंगे 0% आयनिक कैरेक्टर, या फिर इसको बोल देंगे जिस मॉलिक्यूल में 0% आयनिक कैरेक्टर होता है दैट मीन्स उसमें 100% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ऑलराइट, समझ आ रहा है बात? चलो बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, मैं आपको एक चीज ऐसी बता देता हूं कि HF की पोजीशन, अभी हम HF की बात कर रहे थे ना, HF की पोजीशन इस नंबर लाइन में कहीं ना कहीं आएगी। ऐसी अज्यूम कर लेते हैं ये रही HF की पोजीशन, दिस इज वेयर HF इज लोकेटेड। ये पोजीशन किसकी है HF की, ऐसी मान लिया। ये पोजीशन इस पॉइंट पे कौन आता है HF, नंबर लाइन है। HF का कुछ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगा, कुछ परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। परफेक्टली आयनिक नहीं है ये, बीच में कहीं आता है। ठीक है, अब मैं अगर एनालिसिस कर रहा हूं तो यहां पे मैंने एक आई बनाई है जस्ट कि हाउ वुड आई लुक एट द सिचुएशन, देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं मैं इस सिचुएशन को एनालाइज कर सकता हूं। पहला तरीका क्या है गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनेंगे। I will assume that the bond is 100% covalent. Assume bond to be 100% covalent. मैं बॉन्ड को 100% कोवेलेंट मान लूं, ठीक है, और फिर यहां से यहां जाऊं, दैट मीन्स आई विल इंड्यूस आयनिक कैरेक्टर। पहले मैं मान लूं कि बॉन्ड 100% कोवेलेंट है और फिर उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करूं। दूसरा तरीका क्या है, ये वाला है कि आई विल अज्यूम बॉन्ड टू बी 100% आयनिक। मैं मान लेता हूं बॉन्ड मेरा 100% आयनिक है, ठीक है, और फिर उसके अंदर आई इंड्यूस कोवेलेंट कैरेक्टर। मतलब आप एक ही चीज को अप्रोच कर रहे हो, आप HF को ही अप्रोच कर रहे हो, या फिर आप राइट से अप्रोच कर रहे हो या फिर आप लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हो। ठीक है, ये जो लेफ्ट वाली अप्रोच है कि 100% आयनिक मान लिया और फिर उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज फजान्स रूल। लेफ्ट साइड वाली अप्रोच है, दिस इज कॉल्ड एज फजान्स रूल। राइट साइड वाली जो अप्रोच है, दिस इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये फीलिंग है। अगर ये फीलिंग आपको क्लियर है देन आगे की कहानी बिल्कुल क्लियर होने वाली है, आपको कोई डाउट नहीं आने वाला। आगे बढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट की तरफ। पहला टॉपिक है हमारा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बेसिकली एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है, दैट वैल्यूज आर इन्वॉल्व्ड। इसमें वैल्यूज इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, हम क्वांटिटी असाइन कर रहे हैं चीजों को, दैट मींस वैल्यूज आर इन्वॉल्व्ड। ओके, डाइपोल के बारे में मैंने एक बेसिक आइडिया तो दे ही दिया था, मैं दोबारा से बता देता हूं। मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, ठीक है, दोनों में डिस्टेंस d है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस इन द प्रीवियस लेक्चर्स, दोबारा रिपीट हो रहा है ये
कि मेरे पास प्लस क्यू माइनस क्यू दो चार्जेस हैं और उनके बीच में डिस्टेंस डी है, तो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू वेक्टर से। इट इज क्यू क्रॉस डी, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इज क्यू क्रॉस डी। अब फीलिंग ये है कि मैं तो, देखो हम तो केमिस्ट्री वाले हैं, है ना, वेक्टर वेक्टर तो मैथ्स फिजिक्स ये वाले लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। हम लोग कैसे करते हैं? बहुत सिंपल करते हैं। हम कहते हैं कि म्यू का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्यू इंटू डी करके आ जाएगा। क्यू को डी से मल्टीप्लाई करोगे और डायरेक्शन क्या होगी? बिकॉज ये वेक्टर है तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होने वाला है और कुछ डायरेक्शन होने वाली है। मैग्नीट्यूड के लिए क्यू को डी से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, है ना, और डायरेक्शन के लिए बस ये देख लो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना है। केमिस्ट्री के अंदर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, फिजिक्स में उल्टी होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो याद रखना, केमिस्ट्री की बात है, केमिस्ट्री में करनी है। कौन सा पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ध्यान देना इस चीज पे। तो अगर केमिस्ट्री का पेपर है तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डाइपोल है, फिजिक्स का पेपर है तो नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल। आपस में लड़ते रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, ये बहुत पुरानी जंग है, कोई नहीं जीता अभी तक, ठीक है। तो एनीवे, सो बेसिकली अगर यहाँ पे वेक्टर देखेंगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं। वेक्टर इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड द वैल्यू ऑफ द वेक्टर इज क्यू इंटू डी, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, फॉर एग्जाम्पल इन 100% कोवेलेंट बॉन्ड, अगर एक 100% कोवेलेंट बॉन्ड है ना, जैसे हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन का बॉन्ड है, दैट मीन्स जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में है, दोनों ही भाई भाई हैं, दोनों ही हाइड्रोजन भाई भाई हैं, कोई भी एक दूसरे से खींच नहीं रहा। देर आर नो चार्जेस, किसी भी हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं आ पा रहा क्योंकि कोई किसी से खींच ही नहीं रहा। तो अब अगर मैं देखूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, द आंसर इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डाइपोल मोमेंट, द आंसर इज जीरो डाइपोल मोमेंट। अगर किसी बॉन्ड में 100% कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, 100% कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दैट मीन्स जीरो डाइपोल मोमेंट है, उस बॉन्ड का जीरो डाइपोल मोमेंट है। चलो मॉडुलस की हम मोस्टली बात करते हैं, तो जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो जीरो आने वाली है। एक 100% कोवेलेंट बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो आने वाली है, ठीक है। यहां तक एग्रीड? वेरी नाइस। आगे चलते हैं। अच्छा, assuming a 100% ionic bond, assuming in a 100% ionic bond, मान लेते हैं एक 100% आयनिक बॉन्ड है। 100% आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा देख लेते हैं। एक ए होगा, वो ए क्या करेगा, ए प्लस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ए इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। दूसरी तरफ बच्चों बी होगा, बी इलेक्ट्रॉन गेन करके बी माइनस बनाएगा, और ए प्लस बन गया है, बी माइनस बन गया है, दोनों को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो बेसिकली ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं, ए प्लस और बी माइनस। और ए प्लस और बी माइनस के बीच में कौन सा बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप आयनिक बॉन्ड बोलते हो। आई होप सबको समझ आ रहा है। मैं एक 100% आयनिक बॉन्ड की बातें कर रहा हूं अभी। अगर एक 100% आयनिक बॉन्ड है, दैट मीन्स ए ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, बी ने पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन खा लिया, दैट मीन्स ए प्लस बन चुका है, बी माइनस बन चुका है, ठीक है। और दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी है, और वो डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, डी। अब बच्चों, व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी हियर। मुझे एक चीज बताओ, चार्ज की वैल्यू क्या है, चार्ज की वैल्यू क्या है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होने वाली है, क्यू इंटू डी। तो डी की तो वैल्यू पता है, डी तो दे रखा है,
बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन ए ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो उस पे चार्ज E प्लस का है। ए पे चार्ज कितना है? E प्लस का। बी पे चार्ज कितना हो गया? E माइनस का। तो बेसिकली द चार्ज ऑन दिस इज E। तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आ गई? E इंटू डी। E इंटू डी, ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है। समझ आ रही है फीलिंग सबको? ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डाइपोल मोमेंट इन प्योरली आयनिक बॉन्ड, इन 100% आयनिक बॉन्ड। चलिए अब रियल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इन HF की बातें हो रही थी ना तब से, HF की बात करते हैं। हम क्या मानते हैं कि HF में ओरिजिनली एक कोवेलेंट बॉन्ड था। डाइपोल मोमेंट टॉपिक चल रहा है। डाइपोल मोमेंट टॉपिक में क्या मानना होता है? यू हैव टू फर्स्ट अज्यूम दैट bond is 100% covalent, then induce ionic character। ये प्रोसेस होता है। पहले आप मानते हो कि बॉन्ड 100% कोवेलेंट है, फिर इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना है। कैसे? ऐसे, इस पे चार्ज आ गया डेल्टा प्लस का, इस पे चार्ज आ गया डेल्टा माइनस का। अब इस बॉन्ड की बात करते हैं। अगर ये 100% कोवेलेंट होता, इसकी बात करते हैं। इफ 100% कोवेलेंट, अगर आप इसको 100% कोवेलेंट मानो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू? द आंसर इज 0। अगर ये 100% कोवेलेंट, ये नहीं है 100% कोवेलेंट, आई एग्री टू दिस, ऐसी जस्ट हाइपोथेटिकल सिनेरियो। अगर ये 100% कोवेलेंट होता तो म्यू की वैल्यू क्या आती? 0। कोई चार्जेस ही नहीं है ना, बिकॉज म्यू की वैल्यू होती है Q इंटू डी, QD। Q की वैल्यू 0 तो म्यू की वैल्यू 0। अच्छा, अगर ये 100% आयनिक होता तो इसमें एक और चीज अज्यूम कर लेते हैं। इफ 100% आयनिक, तो म्यू की वैल्यू क्या आने वाली है? डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या आने वाली है? डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी फिर से Q इंटू डी। अब यहां पे Q क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मानोगे तो Q की वैल्यू E होगी, E इंटू डी। 100% कोवेलेंट है तो 0, 100% आयनिक है तो E इंटू डी। नाउ लेट्स कम टू द रियल सिनेरियो। इन रियलिटी असलियत में क्या हो रहा है? इट इज इंटरमीडिएट टू अबव टू केसेस। इंटरमीडिएट, ठीक है। रियलिटी में ये इन दोनों के एक बीच का केस है। अब इसका डाइपोल मोमेंट निकालना है। इट इज इक्वल टू Q इंटू डी। वट इज द वैल्यू ऑफ Q हियर? द आंसर इज डेल्टा इंटू डी। एंड आपको एक चीज समझ आएगी, डेल्टा डी की वैल्यू 0 से तो ज्यादा ही होने वाली है। डेल्टा कुछ ना कुछ तो होगा, तो डेल्टा डी की वैल्यू 0 से तो ज्यादा ही होने वाली है, लेकिन ED से कम होने वाली है। ठीक है, डेल्टा डी की वैल्यू 0 से तो ज्यादा ही होने वाली है, बट ED से कम होने वाली है। दैट मीन्स जो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट होता है, दिस इज म्यू एक्चुअल। जो एक्चुअल डाइपोल मोमेंट होता है वो म्यू कोवेलेंट से तो ज्यादा होता है, बट म्यू आयनिक से कम होता है। आई होप सबको समझ आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं। वैसे HF के बॉन्ड को अगर आप 100% कोवेलेंट मानोगे, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड एकदम बीचों बीच है, कोई खींच नहीं रहा इसे। भाड़ में गई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नहीं मानोगे आप, तो आपकी डाइपोल मोमेंट 0 आएगी। ऑब्वियसली कोई खींच नहीं रहा, तो किसी पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, तो आपका डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है। लेकिन जैसे ही किसी ने खींचना शुरू किया, फ्लोरीन ने खींचना शुरू किया, फ्लोरीन पे चार्ज आएगा डेल्टा नेगेटिव का। ठीक है, तो एक्चुअल केस में Q की वैल्यू डेल्टा होगी, 0 नहीं होगी, E भी नहीं होगी, डेल्टा होगी। और डेल्टा की वैल्यू आपको पता है E से तो कमी होगी। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना, और पार्शियल नेगेटिव है,
दैट मीन्स कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव नहीं है, इट इज लेस देन ई बट ग्रेटर देन जीरो, बीच का चार्ज है। ठीक है, आई होप यू गेट इट। आगे बढ़ते हैं, यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, यूनिट्स की बात करनी है, फटाफट देख लेते हैं। यूनिट्स ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट के कौन से यूनिट्स होते हैं? बहुत पॉपुलर सा एक यूनिट है, पुराना यूनिट है, बट एग्जाम में आ जाता है तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर इज डिबाई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी। 1 डिबाई इज इक्वल टू 10 to the power -18 ESU सेंटीमीटर। ESU is basically a charge, unit of charge. सेंटीमीटर तो आपको पता है, इट इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, समझ आ रहा है ना? म्यू इज इक्वल टू क्यू डी। तो आपको चार्ज चाहिए और आपको लेंथ चाहिए, चार्ज और लेंथ को मल्टीप्लाई करके डाइपोल मोमेंट आता है, यही है ना? ऐसे ही थोड़ा यूनिट्स का एनालिसिस कर रहे हैं, तो डाइपोल मोमेंट विच इज डिबाई, ये चार्ज जो कि ईएसयू में होगा और लेंथ जो कि सेंटीमीटर में होगी। तो डाइपोल मोमेंट को निकालने के लिए ईएसयू और सेंटीमीटर में आपको चार्ज और लेंथ रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये ईएसयू क्या होता है, इसका भी एक डेटा देना पड़ेगा। कन्वर्जन स्टार मार्क कर लो। स्टार क्यों? भूल जाती है, क्या लिख रहा हूं मैं? भूल जाती है, याद रखना है, ये चीज भूल जाती है। ठीक है, तो व्हाट इज द कन्वर्जन? इट इज 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम होता है, ये सबको याद होता है, बट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4.8 इंटू 10 to the power -10 ESU। ESU में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू ये होती है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ESU में ये होता है 4.8 इंटू 10 to the power -10 ESU। ठीक है, अब मैं इतना कुछ बता दिया, इसकी जरा एप्लीकेशन सिखाता हूं आपको, है ना? ये सब सुन के तो ऐसा लगता है ठीक है कुछ कुछ हो रहा है, भाई इसको अप्लाई कैसे करना है, एग्जाम में आ गया तो कैसे डील करना है, वही तो सीखने आए हैं यहाँ पे। क्यों? वही सीखने आए ना, तो वही सीखते हैं, आओ। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है। द गैप बिटवीन ए एंड बी, दैट मीन्स ये डी की बात हो रही है, ये डी इज बेसिकली 1 एंगस्ट्रॉम। डी की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम है और म्यू एक्चुअल दे रखा है, मतलब म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.2 डिबाई। म्यू की वैल्यू दे रखी है 1.2 डिबाई। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है व्हाट इज द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, इसमें कितना आयनिक कैरेक्टर है, इस कंपाउंड के अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर है। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है और उस सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ है, बॉन्ड लेंथ है, वो डी है, डी की वैल्यू 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। और डाइपोल मोमेंट एग्जामिनर ने मुझे दे दिया एक्सपेरिमेंटली मेजर करके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दे दी 1.2 डिबाई। और आपसे बस इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पूछा, अरे बताओ इसमें कितना आयनिक कैरेक्टर है, नंबर बताओ मुझे, इसमें कितना आयनिक कैरेक्टर है। तो मैं कैसे करता हूं, इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है? देखो म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.2 डिबाई। इसी के साथ थोड़ा सा खेलते हैं। 1.2 डिबाई का मतलब क्या होता है? 1.2 इंटू 10 to the power -18 ESU सेंटीमीटर। देखो ऊपर कन्वर्जन यूज किया, ये दिख रही है कन्वर्जन। 1 डिबाई इज इक्वल टू 10 to the power -18 ESU सेंटीमीटर, बस वही तो यूज किया।
तो 1.2 डिवाई को क्या लिख सकते हो, ESU सेंटीमीटर में क्या लिख सकते हो, इट इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर। ये राइट हैंड साइड को लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ म्यू, इट इज Q इंटू डी। Q इंटू डी की ये वैल्यू है। अच्छा, Q इंटू डी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D गिवन टू यू, 1 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन में D की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। यूनिट्स ध्यान देना यूनिट्स में, ठीक है। यहां तक कहानी पहुंच गई। D को सेंटीमीटर में रखा क्योंकि RHS राइट हैंड साइड में भी यूनिट सेंटीमीटर में, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी यूनिट सेंटीमीटर में रखोगे। तो यहां पे अगर आप चेक करोगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट Q इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU। ये सबको क्लियर होगा कि यहां से Q की वैल्यू आ गई। हुआ क्या, मैंने ये बता दिया कि A और B पे किसी पे प्लस Q का चार्ज है और B पे माइनस Q का चार्ज है, और Q की वैल्यू बता दी। अच्छा, Q और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में क्या रिलेशन होगा, आपको पता है E की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, इट इज 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU। अच्छा जी, जरा दोनों को डिवाइड करके देखो, Q की वैल्यू साफ साफ समझ आ रही है, E/4 है। Q की वैल्यू कितनी है, E/4। अब यहां पे सिंपल मैथ स्टार्ट। अगर 100% आयनिक कैरेक्टर की बात करते हैं, अगर 100% आयनिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो ऊपर चार्ज क्या आना चाहिए, E। अगर E चार्ज है, अगर A और B पे प्लस E और माइनस E का चार्ज है, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया है, तभी तो प्लस E माइनस E आ रहा है। तो अगर पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो चार्ज प्लस E माइनस E का आएगा। दैट मीन्स अगर E का चार्ज आता है, E के बराबर चार्ज आता है तो 100% आयनिक कैरेक्टर है। अच्छा, अगर E/4 का चार्ज आता है तो बच्चों, तो 100 डिवाइडेड बाय 4% आयनिक कैरेक्टर है। दैट मीन्स द आंसर इज 25% आयनिक कैरेक्टर। बहुत सिंपल है, कन्वर्जन लगी और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन लोग सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते, ये क्वेश्चन लोग सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको डिबाई और ESU सेंटीमीटर की कन्वर्जन नहीं आती। बाकी आप देखो इस क्वेश्चन में कुछ स्पेशल तो है नहीं। आपको क्या दिया हुआ था, एक्चुअल डाइपोल मोमेंट, म्यू एक्चुअल दिया हुआ था। आपने उससे क्या निकाला कि यार अगर ये डाइपोल मोमेंट है, अगर म्यू की वैल्यू 1.2 डिबाई है, 1.2 डिबाई को पहले ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और म्यू को लिखा Q इंटू डी। ठीक है, LHS पे फोकस करेंगे, D की वैल्यू पता है तो वो वैल्यू डाल दी, RHS वैसे का वैसे ही लिख दिया, कैलकुलेशन बिठाई, Q की वैल्यू आ गई और हमें E की वैल्यू पहले ही पता थी। Q और E के बीच में रिलेशन आ गया, Q और E के बीच में रिलेशन आ गया। हमें पता चल गया कि अगर चार्ज E का आता तो उसको 100% आयनिक कैरेक्टर बोलते। अभी चार्ज E/4 का आया तो बाय यूनिटरी मेथड अगर E का चार्ज है तो 100%, E/4 का चार्ज है तो 100/4%, दैट मीन्स 25% आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, आई होप इट इज वेरी वेरी ओके विद यू। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डाइपोल मोमेंट के। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इज फजान्स रूल। अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फजान्स रूल। फजान्स रूल, चलिए फजान्स रूल के बारे में मैं बता देता हूं। जिस तरीके से डाइपोल मोमेंट एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस था, बिकॉज इट इन्वॉल्व्ड वैल्यूज, डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे थे ना, फॉर्मूले थे, वैल्यूज इन्वॉल्व थी। उसी तरीके से फजान्स रूल एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वालिटेटिव मतलब इसमें वैल्यूज इन्वॉल्व नहीं होंगी, इट इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है
ओनली कंपैरिजंस कैन बी मेड। मतलब अगर कोई सवाल पूछे ये ज्यादा आयनिक है या ये ज्यादा आयनिक है, वो फजान्स रूल बता देगा कि कौन सा कंपाउंड ज्यादा आयनिक है। क्वालिटेटिव है, एक वैल्यू असाइन नहीं कर रहा, फीलिंग बता दे रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर, कितने परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर, वो तो डाइपोल मोमेंट ही बताता है, वो फजान्स रूल नहीं बताता। ठीक है, तो फजान्स रूल इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो सिर्फ कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, वो इस चीज में हेल्प नहीं करता कि वैल्यू असाइन नहीं होती इसके अंदर, वो डाइपोल मोमेंट में होती है। इसीलिए ये दोनों साथ में पढ़ा रहा हूं ताकि समझ आ जाए, इन दोनों के बीच में रिलेशन भी समझ आ जाए। ठीक है, तो फजान्स रूल की बात करते हैं। फजान्स रूल इज अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। चलिए लिखना शुरू करते हैं। इट डिस्कस फैक्टर्स with respect to maximizing covalent character in an ionic bond। मैं बता देता हूं, पुरानी कहानियां थोड़ी सी रिवाइज करवा देता हूं। फजान्स रूल के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि पहले हमें अज्यूम करना होता है दैट द कंपाउंड इज 100% आयनिक, और फिर उसके अंदर हम क्या इंड्यूस करते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर। याद करो ये वाला एनालिसिस, मुझे पेज पलटने दो, एनालिसिस अपने आप ही याद आ जाएगा। ये वाला एनालिसिस मेथड 1, जिसमें हमने पहले माना था दैट द कंपाउंड इज 100% आयनिक, माना था ना, कंपाउंड 100% आयनिक माना था, H+ अलग F- अलग, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिस्टॉर्शन की थी, जिसे आपने पोलराइजेशन भी बोला था। यही तो फजान्स रूल है। इट टॉक्स अबाउट इंड्यूसिंग कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये भी लाइन यहां पे लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं कि इट टॉक्स अबाउट inducing covalent character in an ionic bond। ठीक है, चलो सबसे पहले तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे एक हेडिंग डाल दो, इंपॉर्टेंट टर्म्स। चलिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म है पोलराइजिंग पावर। पहली इंपॉर्टेंट टर्म है पोलराइजिंग पावर ऑफ अ कैटायन। कैटायन को C+ से डोनेट करूंगा मैं। पोलराइजिंग पावर ऑफ अ कैटायन, ये पहली टर्म है। ठीक है, अब इसको चलो डिफाइन करते हैं। इट इज ability of a cation to distort the electron cloud of an ion। देखो, एक आयनिक बॉन्ड के अंदर, बिकॉज फजान्स रूल किस पे लगता है, फजान्स रूल लगाने से पहले आपको अज्यूम करना क्या होता है, आपको अज्यूम करना होता है दैट द कंपाउंड इज आयनिक। कंपाउंड को आयनिक मानते हो, फिर फजान्स रूल लगाते हो। ठीक है, तो फजान्स रूल लगाने से पहले आपको मानना होता है कि कंपाउंड आयनिक है। आयनिक कंपाउंड का मतलब है वी हैव कैटायंस एंड एनायंस। ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड का मतलब ये कैटायन एनायन तो होंगे। अब देखो, कैटायन क्या काम करेगा, एनायन क्या काम करेगा। एक बार कैटायन एनायन आपने बना लिए, कैटायन खींचने का काम करेगा। आपको याद है ये वाली चीज, दोबारा से पलट के दिखा रहा हूं। कैटायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, यहां पे H+ को देखो, H+ ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्लोरीन का अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। ये जो पार है ना, ये जो शक्ति है, H+ के अंदर जो शक्ति है, जिस शक्ति को यूज करके उसने फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रखा है, इस शक्ति को पोलराइजिंग पावर कहते हैं। दिस इज द एबिलिटी ऑफ द कैटायन। कैटायन की शक्ति है ये, कैटायन की एबिलिटी है ये।
कि कितनी इफेक्टिवली वो एनायन का, दैट मींस नेगेटिव चार्ज वाले का, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, आई होप समझ आ रहा हो कि ये कैटायन की शक्ति की बात हो रही है, कैटायन की एबिलिटी की बात हो रही है। तो वही लिख रहा हूं, इट इज द एबिलिटी ऑफ द कैटायन। कैटायन की एबिलिटी है कि वो कितनी इफेक्टिवली एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, अब मैं आपको दो सिनेरियो दे रहा हूं, दोनों सिनेरियो में आप थोड़ा सा एनालिसिस देखिए। एक तरफ क्या है, ये रहा एनायन, एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और यहां पे 4+ का चार्ज है। ठीक है, दूसरा केस फिर से एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहां पे ये 4+ का चार्ज है। अब मुझे एक चीज बताओ, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की शक्ति, इसको अपनी तरफ खींचने की पार किसमें ज्यादा है? पहले केस के अंदर अगर आप देखोगे, ये एक कंसंट्रेटेड चार्ज है, इसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड चार्ज। ठीक है, सारा चार्ज एक जगह जहां प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं कंसंट्रेटेड चार्ज। तो ये कंसंट्रेटेड चार्ज का केस है, और राइट साइड ये किसका केस है? डिस्पर्स्ड चार्ज का, फैला हुआ चार्ज, डिस्पर्स्ड चार्ज का केस है। पहले केस में कंसंट्रेटेड चार्ज है, तो ऑब्वियसली सारे के सारे खींचने वाली फीलिंग एक ही डायरेक्शन में है, तो कंसंट्रेटेड चार्ज बहुत स्ट्रांगली खींचेगा। इसमें क्या है, एक ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक नीचे की तरफ खींच रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं, है ना, वेक्टर्स कुछ कैंसल आउट भी होंगे, तो इसमें कम पोलराइजेशन होती है। तो एक चीज आपको समझ आ रही होगी, कंसंट्रेटेड चार्ज जो होता है, इस एनालिसिस के थ्रू आपको एक चीज समझ आएगी कि कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज, concentrated positive charge has more polarizing power। ज्यादा शक्ति किसके पास लग रही है? खींचने में ज्यादा शक्ति कौन लगा सकता है? कंसंट्रेटेड या डिस्पर्स्ड? ऑब्वियसली कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज हैज मोर पोलराइजिंग पावर देन dispersed positive charge, then dispersed positive charge। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात आपको। ठीक है, दिस इज पोलराइजिंग पावर ऑफ अ कैटायन। आइए जरा आगे अगला टॉपिक, नेक्स्ट इज, ये तो हो गया, अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट इज पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ एनायन। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, जिसे मैं A- बोलूंगा आपसे। एनायन की पोलराइजेबिलिटी, आपको पता है इस सिनेरियो में जिसमें H+ F- के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है, दोबारा से बता रहा हूं, इस सिनेरियो में जिसमें H+ F- के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ये पोलराइज कर रहा है, खींच रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है। इस सिनेरियो के अंदर H+ का काम है खींचना, और F- का काम क्या है? खींचने देना। ठीक है, H+ का काम है खींचना। अगर F- इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पकड़ के बैठेगा, F- फ्लोराइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पकड़ के बैठेगा, खींच के बैठेगा, तो क्या H+ आसानी से अपनी तरफ खींच पाएगा? नहीं। H+ कब आसानी से खींच सकता है क्लाउड को? जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरी तरफ एनायन पे लूजली बाउंड हो। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इट इज द ईज, व्हाट इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन? इट इज द ईज with which electron cloud of an anion can be distorted। ठीक है, it is the ease with which electron cloud of an anion can be distorted।
कितनी आसानी से आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करते हो, उतनी आसानी से वो पोलराइज किया जा सकता है। उस एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड उतनी आसानी से डिस्टॉर्ट किया जा सकता है। अब जैसे यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूं। एक तरफ कंसंट्रेटेड नेगेटिव चार्ज है, दूसरी तरफ थोड़ा डिस्पर्स्ड है, दूर दूर है। यहां पे पॉजिटिव आ गया है, यहां पे पॉजिटिव आ गया है। कौन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ आसानी से खींच पाएगा? ठीक है, दोबारा से देखो, एक तरफ कंसंट्रेटेड है, एक तरफ डिस्पर्स्ड है। ओके, अब यहां पे एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। कंसंट्रेटेड चार्ज का मतलब होगा कि ये बेसिकली एटम एनायन होगा ना, तो यहां पे एक न्यूक्लियस भी होगा सेंटर में। समझ आ रही बात? ये जो डार्क डार्क मार्क किया है न्यूक्लियस है, यहां पे भी डार्क डार्क मार्क किया है तो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस भी होगा सेंटर में। कंसंट्रेटेड नेगेटिव चार्ज मतलब छोटा एटम, कंसंट्रेटेड नेगेटिव चार्ज मतलब छोटा एटम, डिस्पर्स्ड नेगेटिव चार्ज मतलब बड़ा एटम। इसका मतलब है लेफ्ट वाली पिक्चर और राइट वाली पिक्चर में क्या डिफरेंस है? लेफ्ट वाली पिक्चर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के पास है, वो अपने न्यूक्लियस के पास है। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यूक्लियस का कलर चेंज कर देता हूँ, आपको थोड़ी आसानी होगी देखने में। ये ब्लू कलर के न्यूक्लियस मार्क किए हैं दोनों के अंदर। एनायन हो, चाहे लेफ्ट वाला एनायन हो चाहे राइट वाला एनायन हो, दोनों का कुछ ना कुछ न्यूक्लियस तो होगा। एटम का न्यूक्लियस तो होता ही है। अब लेफ्ट वाले में दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस, राइट वाले में दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फार फ्रॉम न्यूक्लियस। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फार फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर है। दैट मीन्स कैन बी इजीली डिस्टॉर्टेड, कैन बी इजीली डिस्टॉर्टेड। इनको डिस्टॉर्ट करना आसान है। क्यों आसान है? बिकॉज वो न्यूक्लियस से दूर है, अपने न्यूक्लियस के इंफ्लुएंस से दूर है, अट्रैक्टेड नहीं फील कर रहे इतना न्यूक्लियस से। बिकॉज इनका न्यूक्लियस राइट वाले केस में, आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट वाला केस राइट नाउ, ये वाला केस, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर है। जो माइनस माइनस मैंने बना रखे हैं वो ब्लू वाले न्यूक्लियस से दूर है। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स इतना अट्रैक्टेड फील नहीं करते, कोई और आके उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़खानी कर सकता है, वही की है। ठीक है, तो राइट वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है, जो बड़े एटम का बड़ा एनायन होता है, उसको डिस्टॉर्ट करना आसान है। दैट मीन्स इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। इसकी बात करेंगे, इट इज मोर पोलराइजेबिलिटी। मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। अब तीसरी एक और टर्म यहां पे डिस्क्लोज कर देते हैं, थर्ड टर्म, इट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। इस पूरे फिनोमिना को पोलराइजेशन बोलते हैं। ये मैंने पहले भी डिफाइन किया है, दोबारा डिफाइन कर रहा हूं। व्हाट इज पोलराइजेशन? द ओवरऑल फिनोमिना, द ओवरऑल फिनोमिना in which cation distort electron cloud of anion and subsequently इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है? एनायन और कैटायन, आयनिक बॉन्ड है और उसमें कैटायन अपना काम क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एनायन इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचने दे रहा है। दैट मीन्स एंड सब्सिक्वेंटली यू आर इंड्यूसिंग, एंड सब्सिक्वेंटली वी आर इंड्यूसिंग व्हाट कैरेक्टर बच्चों? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। वैसे ही सोचो, आपने फजान्स रूल लगाने से पहले ऑलरेडी अज्यूम कर रखा है 100% आयनिक बॉन्ड, यही तो अज्यूम कर रखा है। अगर ऑलरेडी 100% आयनिक अज्यूम कर रखा है, उसमें और आयनिक कैरेक्टर तो इंड्यूस कर नहीं सकते, ऑलरेडी 100% है, उसमें कोवेलेंट इंड्यूस कर सकते हैं। वही फीलिंग है कि ओवरऑल फिनोमिना इन विच कैटायन खींच रहा है, एनायन खींचने दे रहा है, जिसके कारण डिस्टॉर्शन आ रही है, और इस डिस्टॉर्शन के कारण बेसिकली हम इंड्यूस कर रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, दिस इज द होल यू नो डेफिनेशन काइंड ऑफ। पूरा फिनोमिना को पोलराइजेशन बोलते हैं।
कैटायन की शक्ति को क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। एनायन की ईज ऑफ पोलराइजेशन को क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, ओवरऑल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग डाल दीजिए, फैक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमाइजिंग पोलराइजेशन। एंड हेंस, ब्रैकेट में लिख दो, एंड हेंस द कोवेलेंट कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है? मतलब मेरे ख्याल से अभी तक ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, डजेंट हर्ट। तो बेसिकली फंडा यही है कि एक तरफ H प्लस है, दूसरी तरफ F माइनस है। H प्लस क्या काम कर रहा है? F माइनस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच रहा है। जितना ज़्यादा खींचेगा, मोर द डिस्टॉर्शन, जितना ज़्यादा खींचेगा, मोर द डिस्टॉर्शन, दैट मीन्स मोर पोलराइजेशन बाय डेफिनेशन। जितनी ज़्यादा ये डिस्टॉर्शन है, मोर द डिस्टॉर्शन मोर पोलराइजेशन। मोर पोलराइजेशन का मतलब क्या है? मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। बिकॉज ये पोलराइजेशन का मतलब है सेंटर में आ रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, शेयरिंग वाली फीलिंग इंड्यूस हो रही है, दैट मीन्स कोवेलेंट नेचर इंड्यूस हो रही है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज को हेल्प करते हैं? आइए वो फैक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर, साइज ऑफ कैटायन। पहला फैक्टर, कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? अगर आप चाहते हो ऊपर वाली फोटो ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो, ज्यादा पोलराइजेशन हो, ज्यादा डिस्टॉर्शन हो, कैटायन का साइज क्या होना चाहिए? छोटा या बड़ा? छोटा कैटायन मतलब कंसंट्रेटेड चार्ज, बड़ा कैटायन मतलब डिस्पर्स चार्ज। कौन सा, किसके अंदर शक्ति ज्यादा होती है? स्मॉल। स्मॉलर कैटायन हैज मोर पोलराइजिंग पावर, hence will induce more distortion in electron cloud। समझ आ रही है बात? जितना छोटा कैटायन होगा उतनी ज्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, दैट मीन्स उतना ज्यादा वो डिस्टॉर्ट करेगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। दूसरा फैक्टर, साइज ऑफ एनायन। पहला साइज ऑफ कैटायन, दूसरा साइज ऑफ एनायन। ये हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लार्जर द एनायन, जितना ज्यादा बड़ा एनायन होगा, easier will be to distort its electron cloud। उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना उतना ही आसान होगा। जितना ज्यादा बड़ा एनायन होगा, दैट मीन्स उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होंगे। दैट मीन्स उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ छेड़खानी करना, खींचना आसान होगा। तो जितना बड़ा एनायन होगा उतनी ज्यादा डिस्टॉर्शन उस पर क्रिएट करना आसान होगा। ठीक है, अगला बच्चों, थर्ड इज चार्ज ऑन कैटायन। सिंपल सा सवाल है, आप चाहते हो कि ऊपर वाली फोटो और ज्यादा हो, मतलब ये जो डिस्टॉर्शन है, ये डिस्टॉर्शन जो शेडेड एरिया है ऊपर HF में, ये ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये कब होगा? चार्ज कैटायन पे ज्यादा हो या कम हो? दिल की आवाज क्या कह रही है? बिल्कुल ठीक कह रही है, ज्यादा हो। अगर कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा शिद्दत से खींचेगा। समझ आ रही है बात? कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा तो वो ज्यादा दम लगा के खींचेगा। तो फीलिंग वही है, मोर द चार्ज ऑन द कैटायन, more the charge on the cation, more will be
इट्स पोलराइजिंग पावर, उसकी पोलराइजिंग पावर और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर कोई पूछे चार्ज ऑन एनायन, एनायन पे चार्ज कोई पूछे, अगर आप चाहते हो कि एनायन के ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचा जाए, देखो ना क्या हो रहा है यहाँ पे, एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैटायन खींच रहा है ना। अगर यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता तो ज़्यादा खिंचाव होता ना, पॉजिटिव ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाता अगर यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते। तो सिंपल सी बात है, अगर चार्ज की बात की जाए, मोर द चार्ज ऑन द एनायन, मोर द charge on the anion, more will be its polarizability। ठीक है। अब इसके बेसिस पे, इन 4 रूल्स के बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। एक और रूल हमारा बचा है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 एंड में बताऊंगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा वेट करो। पहले 4 क्वेश्चंस के बीच बेसिस पे क्वेश्चंस आप आंसर करो मुझे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन इज, एग्जांपल्स हम कर रहे हैं, आपको बताना है इन सारे क्वेश्चंस में, आपको बस एक ही चीज बतानी है, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, किसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। आपको पता है more the polarization, more will be the covalent character, will be sharing of electron cloud, more will be the covalent character। मैंने क्या लिखा आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपसे पूछा है कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए, तो मेरा आंसर क्या है, ज्यादा पोलराइजेशन, जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, जितनी ज्यादा वो डिस्टॉर्शन होगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आएगा। दैट मींस उतना ज्यादा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दैट मींस उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। आइए, मतलब आपको बस पोलराइजेशन का आंसर बताना है, जिसमें ज्यादा पोलराइजेशन उसमें ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब यही बात है ना। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 1, LiCl NaCl KCl RbCl, पहला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे एनायन सेम है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, एनायन सेम है। इस क्वेश्चन के अंदर एनायन सेम है, क्या चीज डिफरेंट है, कैटायन। दैट मींस कैटायन वाले एनालिसिस पे सोचो, एनायन तो हर केस में सेम है ना, तो एनायन से तो वेरिएशन हो ही नहीं रहा। वेरिएशन किससे हो रहा है, कैटायन से। आइए जरा कैटायन पे फोकस करते हैं। अगर कैटायन का साइज कम हो, अगर कैटायन का साइज कम हो तो क्या होता है, कैटायन का साइज अगर कम होता है, ऊपर भी देखो लिखा हुआ है, अगर कैटायन का साइज कम होता है, स्मॉलर द कैटायन, उसकी खींचने की पावर ज्यादा होती है, बिकॉज छोटा कैटायन इज कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज, और कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज की खिंचाव, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। अब वही फीलिंग है, ज्यादा पोलराइज कौन करेगा, लिथियम या सोडियम, ऑब्वियसली लिथियम, ये ज्यादा पोलराइज करेगा तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। आई होप इट इज ओके। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, NaF NaCl NaBr NaI, आपको इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का आंसर देना है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर का आंसर देना है, इसमें क्या चीज सेम है उसका एनालिसिस हमें नहीं करना होता, जो चीज सेम है उसका एनालिसिस नहीं करना। कौन सी चीज सेम है बच्चों, कैटायन सेम है इसमें। अब एनालिसिस करना है एनायन का। अब मुझे एक चीज बताओ, बड़ा, अब यहां पे अगर आप चेक करोगे, एक तरफ F माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है, सब पे चार्ज तो सेम है, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, सब पे चार्ज तो सेम है।
तो दैट मीन्स सिर्फ डिफरेंस क्या है, साइज का। और आप साइज के बारे में क्या जानते हो, जितना बड़ा एनायन होगा इलेक्ट्रॉन्स उतने दूर होंगे, उसको डिस्टॉर्ट करना उतना आसान होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर की अगर बात की जाए, NaF और NaI में कोवेलेंट कैरेक्टर की बात की जाए, सबसे बड़ा एनायन कौन सा है इनमें से, फ्लोराइड या आयोडाइड? द आंसर इज आयोडाइड। आयोडाइड बड़ा एनायन है। बड़े एनायन का क्या मतलब है, उसका इलेक्ट्रॉन दूर है न्यूक्लियस से, तो उसको डिस्टॉर्ट करना, खींचना आसान है। दैट मीन्स ज्यादा पोलराइजेशन आयोडाइड में होगी, दैट मीन्स ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर भी आयोडाइड में ही आएगा। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, आयोडाइड वर्सेस फ्लोराइड में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आयोडाइड में आएगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ज्यादा बड़ा है, बड़े नेगेटिव चार्ज को ज्यादा आसानी से खींचा जा सकता है। दैट मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर NaI में ज्यादा होगा। इज दिस थिंग ओके? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज NaF, Na2O, Na3N। अब इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर देना है। अब इसमें फिर से आप चेक करोगे कौन सी चीज है जो सेम यूज हो गई। अरे सोडियम तीनों में सेम। कैटायन का एनालिसिस नहीं करना, आपको कैटायन का एनालिसिस नहीं करना, आपको किसका एनालिसिस करना है, एनायन का, जो चीज डिफरेंट है। अब मुझे बताओ, एक तरफ F माइनस है, एक तरफ O पे 2 माइनस है, और एक तरफ नाइट्रोजन पे 3 माइनस है, तो यहां पे चार्ज की बात हो रही है, चार्ज वेरी कर रहा है। और ये रूल नंबर 4 अगर आप पढ़ोगे तो आंसर भी आ गया। मोर द चार्ज ऑन द एनायन, एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, मोर द चार्ज ऑन द एनायन, मोर विल बी इट्स पोलराइजेबिलिटी। जितना ज्यादा एनायन पे चार्ज होगा उतनी आसानी से उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचा जा सकता है। ज्यादा चार्ज है ना, तो लूटने के लिए ज्यादा सामान है, ऐसे सोचो। तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कहां होएगा, Na3N में आएगा। समझ आ रही है बात? ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर Na3N में आएगा, बिकॉज नाइट्रोजन पे -3 का चार्ज है, -3 का चार्ज है मतलब ज्यादा आसानी से खींचा जा सकता है। उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, तो ज्यादा अच्छे से खींचा जा सकता है। ज्यादा खींचा जा सकता है, दैट मीन ज्यादा शेयरिंग हो गई, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो गया। थॉट प्रोसेस बिल्कुल समझ आना चाहिए। अगला 4th क्वेश्चन बच्चों, NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4, PCl5। NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4 और PCl5, इसमें कौन सी चीज सेम दिख रही है? मेरे को तो सीधा सीधा दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। एनायन सेम दिख रहा है। हर जगह एनायन कौन है? क्लोराइड। हर जगह क्लोराइड है। कैटायन वेरी कर रहा है, एनायन सेम है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें कैटायन का एनालिसिस करना है। अब कैटायन में यहां पे +1 चार्ज है, यहां पे +2 है, यहां पे +3 है, यहां पे +4 है, यहां पे +5 है। आपको अज्यूम करना होता है ना, पहले सारे कंपाउंड्स आयनिक है, तो आयनिक मानते हुए चल रहे हैं। सारे कैटायन पे चार्ज निकाल लिया। जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे, उतनी ज्यादा उसकी खींचने की पावर होगी। डिस्कस कर चुके हम, जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी खींचने की पावर होगी, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो खींचने की पावर भी ज्यादा रख रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचने की पावर भी ज्यादा रख रहा है। दैट मीन्स जितना ज्यादा पोलराइज करेगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कहां पे है? PCl5 में। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर PCl5 में। ओके, तो इन 4 रूल्स के बेसिस पे 4 सवाल तो हमने कर लिए। रूल नंबर 5, ये रूल थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ,
तो आपको ये थोड़ा रूल अजीब लगेगा। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर नहीं पढ़ा हुआ अच्छे से तो ये कम समझ आएगा, ठीक है। जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैं वीडियोस निकालूंगा तब उसमें ये रूल बहुत अच्छे से दोबारा से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। एनीवे, सो मैं यहां पे लिख देता हूं रूल नंबर 5, डी ब्लॉक cation has more polarizing power than S block cation। एक तरफ मेरे पास D ब्लॉक कैटायन है और एक तरफ मेरे पास S ब्लॉक कैटायन है। D ब्लॉक कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू S ब्लॉक कैटायन। अच्छा, ये रूल समझ अभी के लिए तो हम याद ही रख रहे हैं ये रूल, ठीक है। तो इस रूल के बेसिस पे अगर मैं एक सवाल आपको करवाऊं तो आप देखते हैं बता पाते हो नहीं बता पाते। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर का आंसर देना है। एक तरफ NaCl है, एक तरफ CuCl है। आपको पता है Na प्लस इज अ S ब्लॉक कैटायन और दूसरी तरफ है Cu प्लस विच इज अ D ब्लॉक कैटायन, D ब्लॉक में आता है ये। किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, कौन अच्छे से खींच पाएगा, किसमें ज्यादा शक्ति है खींचने की, D ब्लॉक के अंदर। तो दैट मीन्स जो ज्यादा अच्छे से खींच पाएगा उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, बिल्कुल ज्यादा होगी। इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, ठीक है। देखो, बेस्ट चीज तो यही होती है कि इस रूल को थोड़ा सा हम याद रख लेते हैं। याद रखने का फायदा ये है क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी लंबी है, मैं आपको दे देता हूं अभी एक्सप्लेनेशन, बट आई एम प्रीटी श्योर कि अभी इस मोमेंट में आपको उतने अच्छे से समझ नहीं आएगी, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही समझ आती है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखो, देयर इज एन इफेक्ट विच इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। CuCl के अंदर, कॉपर प्लस के अंदर it has inner d orbitals। कॉपर प्लस के अंदर d orbitals होते हैं। अब d orbitals poorly shield the outermost electrons from the nuclear charge। Hence, more effective nuclear charge is observed due to poor shielding of d electrons, ठीक है। Hence, more polarizing power। ये तो लिख दी अंग्रेजी जो कि किसी को समझ नहीं आई एज ऑलवेज, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, है ना। डिटेल में तो फिर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। एनीवे, सो शील्डिंग एक चीज होती है, जैसे मैं ऐसे सोचता हूँ, मैं मेरे पीछे ना एक यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे बल्ब है। देखो, यहाँ पे मेरे मुट्ठी को इमेजिन करो, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे मेरा हाथ है। अगर मैं ये हाथ बल्ब के पास ले जाऊं तो मेरे हाथ की शैडो बहुत बड़ी बनेगी। समझ आ रही है बात? मेरे हाथ में बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है, तो मैं अगर अपना हाथ इस बल्ब के पास में रखूंगा तो मेरी शैडो बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी। लेकिन अगर मैं हाथ अपना दूर लेके जाऊंगा तो शैडो भी छोटी होती जाएगी। एग्री कर रहे हो? दैट मीन्स सेम वही चीज, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से निकल रही है रेस, अट्रैक्टिव वाली रेस। न्यूक्लियस से क्या निकल रही है? रेस समझो। अब अगर कोई ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है तो वो इन रेज को ब्लॉक कर लेता है। समझ आ रही है बात? अगर कोई ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास है तो उन रेज को ब्लॉक कर लेता है,
ठीक है, अगर कोई ऑर्बिटल न्यूक्लियस के दूर है तो इन रेज, न्यूक्लियस से निकलने वाली रेज को उतने इफेक्टिवली ब्लॉक नहीं कर पाता। अब मुझे एक चीज बताओ, डी ऑर्बिटल से क्या हुआ? डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होता है। डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता है, न्यूक्लियस अपनी रेज फेंकता है, बेचारा डी ऑर्बिटल ब्लॉक नहीं कर पाता, तो रेज बाहर तक जाती हैं। दैट मींस बाहर वाली चीजों को फील ज्यादा होता है न्यूक्लियर चार्ज। समझ आई बात? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज थी, दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना इस बार। मेरे पास न्यूक्लियस है, मेरे हाथ में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अट्रैक्टिव फोर्सेस भेज रहा है यहां तक, स्क्रीन के एक साइड से दूसरी साइड तक अट्रैक्टिव फोर्स आ रही है, ठीक है, ये दूसरी साइड है ना स्क्रीन की, मेरे हाथ यहां पे मुझे न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज फील हो रहा है, इस न्यूक्लियस का, ये जो राइट साइड न्यूक्लियस है, मतलब ये जो न्यूक्लियस है, मुट्ठी है मेरी, ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज मेरे इस हाथ पे फील हो रहा है। व्हाट इफ बीच में कोई ब्लॉक करने वाली चीजें आ गई तो जो बीच में ब्लॉक करने वाली चीजें आई हैं वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को यहां तक पहुंचने कम देंगी, बिकॉज वो उसके पॉजिटिव वाली रेस को ब्लॉक कर लेंगी, ऐसी फीलिंग है। तो अब क्या है, बीच में अगर डी ऑर्बिटल है ब्लॉक करने के लिए, अगर डी ऑर्बिटल आ गया है, डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर है, तो क्या वो अच्छे से ब्लॉक कर पाएगा रेस को? नहीं। एस और पी ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के पास होते हैं, लाइक दिस, तो क्या वो न्यूक्लियस की रेस को ब्लॉक कर पाएंगे? हाँ, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो एस और पी ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस की रेस को ब्लॉक कर लेते हैं, बट डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस की रेस को ब्लॉक नहीं कर पाता। ये डी ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस की रेस को ब्लॉक नहीं कर पाया, दैट मींस न्यूक्लियस की रेस यहां तक ज्यादा पहुंची, दैट मींस ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस साइड फील हो रहा है। अगर बीच में डी ऑर्बिटल्स हैं, यहां पे अगर डी ऑर्बिटल्स हैं, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज फील होता है दूसरी साइड न्यूक्लियस का। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज फील होने का मतलब है ज्यादा खींच पाएगा वो पॉजिटिव चार्ज, ज्यादा पोलराइजिंग पावर, ज्यादा पोलराइजिंग पावर मतलब ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, है ना। एक बार, सिंस इट इज अ वीडियो राइट नाउ, सो यू कैन रिवाइंड इट एंड लिसन टू इट अगेन। आई अंडरस्टैंड इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट, आई विल कवर दिस इन डिटेल इन एटॉमिक स्ट्रक्चर फॉर श्योर। नहीं तो अभी के लिए इतना याद रख लो, काम चलाओ। क्या याद रख लो? कि डी ब्लॉक कैटायन की पोलराइजिंग पावर एस ब्लॉक कैटायन से ज्यादा होती है, ठीक है। तो आई थिंक यहीं पे खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने फजान्स रूल और डाइपोल मोमेंट देखा और दोनों के बीच में रिलेशनशिप भी चेक किया, ठीक है गाइस। ओके, टेक केयर, बाय बाय।